हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम नीट 2026 एग्जाम के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के 45 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड हैं और नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड हैं। इन 45 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू हम कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं या एनसीईआरटी के ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहां से आपसे नीट 2026 एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा सकता है या एग्जामिनर एग्जाम में मिस्टेक करा सकता है। आप इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मिस्टेक को अलग से एक नोटबुक में नोट करेंगे और एग्जाम से पहले बार बार अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि आपसे एग्जाम में कोई भी मिस्टेक ना हो और आप केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अच्छे मार्क्स अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, साथ में मैं आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी भी सिखाऊंगा, क्योंकि देखो नीट 2025 ने हमें यही सिखाया है, जो बच्चा अच्छे से नीट टेस्ट अटेम्प्ट करना जानता है, पेपर में टाइम मैनेज करना जानता है, वो आराम से नीट एग्जाम में अच्छी रैंक ला सकता है। तो आज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? नीट टेस्ट अटेम्प्ट करने का मेथड। उसके लिए आपको एग्जाम को 3 अटेम्प्ट में करना होता है, जिसमें सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में मॉडरेट क्वेश्चन जिनमें आपको कैलकुलेशन करनी होती है, थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, और थर्ड अटेम्प्ट में जो लेंथी कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं या जिनमें 3 से 4 कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं, वो क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तो इन 45 क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कौन सा क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट में करना चाहिए, कौन सा दूसरे में और कौन सा थर्ड अटेम्प्ट में करना चाहिए। तो मैं पहले ही लिख देता हूं, जहां पे मैं लिख दूंगा ई मींस इजी, उस क्वेश्चन को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में करेंगे, ठीक है। और जहां पे मैंने लिख दिया एम मींस मीडियम या मॉडरेट, वो आप सेकंड अटेम्प्ट में करेंगे। और जहां पे मैंने लिख दिया टफ, उसको आप थर्ड अटेम्प्ट में करेंगे। तो इस स्ट्रेटजी के साथ अब हम आगे के टेस्ट में काम करेंगे। और जो भी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, जो बातें मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा, उनको अलग से कॉपी पे नोट करके रिवाइज जरूर करना, ताकि एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन मिस्टेक ना हो। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, ये 45 क्वेश्चंस जो है, ये है आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के टेस्ट के सॉल्यूशंस, यानी हमारी केयर टेस्ट सीरीज है। आप जानते हैं बीवाइज क्लासेस की केयर टेस्ट सीरीज के बारे में। केयर यानी केमिस्ट्री एनालिसिस कम रिवीजन एंड एक्सरसाइज सीरीज। इसमें आपको मिलते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज टेस्ट, रिवीजन टेस्ट और फुल सिलेबस मेजर टेस्ट। साथ में मिलते हैं वीडियो सॉल्यूशन। वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से रिवाइज कराता हूं। एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्या मिस्टेक करवा सकता है वो बताता हूं। टेस्ट अटेम्प्ट करने के मेथड आपको सिखाता हूं। तो ये सारी चीजें जब आप सीखते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप ओनली केमिस्ट्री में नहीं बल्कि बायो और फिजिक्स में भी अपना स्कोर इंप्रूव करके अच्छी रैंक लाते हैं, अपने ड्रीम कॉलेज में जाते हैं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करके दिखाते हैं। ठीक, तो आज 45 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के हमें करने हैं। लेकिन जब भी कोई टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, उसके वीडियो सॉल्यूशन से पहले हम हमेशा की तरह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाएंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, 8, 10, 14, 17, 20, 21, 23, 25, 27, 30, 34, 35, 37, 38, 42 एंड 43 क्वेश्चन है। कुछ बच्चे गलती करते हैं, क्या करेंगे, सर ने बोला था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिवीजन के लिए, क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, ऑप्शन लिखेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन लिखने। ऐसा नहीं करना आपको। इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपको दोबारा से एटॉमिक स्ट्रक्चर को अटेम्प्ट करना, इस टेस्ट को आपको रिवाइज करना है, बट पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करने का टाइम आपके पास नहीं है, तो आप ओनली ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इनमें जो आपसे मिस्टेक हो जाए या जो क्वेश्चन आप सोल्व ना कर पाए दोबारा से, उसका एक्सप्लेनेशन देख के अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। ये होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब। समझ आ गया यार? और मैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन रखता हूं जो नीट 2026 एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जो पिछले 5-6 सालों से नीट में नहीं आया है, तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। या एनसीईआरटी का कोई ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप एग्जाम में मिस्टेक कर सकते हो, वो इन क्वेश्चंस में मैं रखता हूं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बस दोबारा से आपको अटेम्प्ट करना है, हर क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है। और सबसे खास बात, कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, केयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते, सीधा या तो वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं या ओनली अपना वो पीडीएफ से पढ़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। देखो, जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे, इससे आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा। 1-2 टेस्ट में आप करके देखें,
कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया और टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया, प्लीज वीडियो सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार आप टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है वो बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके साइन अप करके कोर्सेज में जाएंगे, केयर टेस्ट पे क्लिक करेंगे और पेमेंट करने से पहले केयर 26 प्रोमो कोड अप्लाई करके आज भी मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। डिस्काउंट आपके लिए लिमिटेड टाइम के लिए है और लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स के लिए है। कोई प्रॉब्लम आती है आप 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट के सॉल्यूशन। देखना सारे एनसीईआरटी बेस्ड है, पहला ही क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पे कैथोड बना है, ये एनोड बना है और ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी है। ये एक मैग्नेट लगी है जिसका नॉर्थ और साउथ पोल है और ऊपर ये पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट है इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने के लिए। ठीक, तो अब इसमें देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अबव इमेज इज इनकरेक्ट। देखो मैं पहले आपको समझा देता हूं। अगर मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो जो आपकी कैथोड रेज है वो डायरेक्ट क्या करेंगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे और जाकर के बी पॉइंट पे टकराएंगी इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और कैथोड रेज क्या होती है, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। कैथोड रेज क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज। देखो कैथोड रेज जहां भी लिखा हो ना वहां पे आप एक काम किया करो, कैथोड रेज के सामने लिख दिया करो इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को ही कैथोड रेज कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते रहते कैथोड रेज की क्या प्रॉपर्टीज है। भाई कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है, सीधा इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी वही क्या है, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज होगा तो कैथोड रेज पे भी कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा। तो अब आप क्या बोलेंगे, यहां से एक टाइप से ये इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा है। अब मान लीजिए मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा कैसे, ऊपर मैंने पॉजिटिव प्लेट लगा, नीचे मैंने नेगेटिव प्लेट लगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरेगा तो ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे ये यहां आकर के टकरा जाएगा ए पॉइंट पे इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना रखूं, ओनली मैग्नेटिक फील्ड रखूं, तो आपको पता है यहां पे क्या होता है। यहां पे आप देख सकते हो ये नॉर्थ टू साउथ, ये आप लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते हो ना इस में। देखो यहां पे क्या होगा, ये जो है नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये आपका मूवमेंट ऑफ चार्ज है और ये आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो अब यही डायरेक्शन बन रही है, इस डायरेक्शन में आपका चार्ज पार्टिकल जा रहा है और ये आपके नॉर्थ टू साउथ आपकी तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो फोर्स ऊपर लगेगा, लेकिन ये लगता है पॉजिटिव चार्ज पे। बट यहाँ पे तो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो उस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स नीचे की तरफ लग जाएगा, यानी ये फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन को नीचे लेके जाएगा। तो ओनली अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा तो ये कहां जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में नीचे की तरफ जाएगा। और ओनली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। अब मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे बैलेंस करें ताकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो जाए। ये दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में हमारा जो चार्ज पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है, कैथोड रेज है, वो सीधे बी पॉइंट पे आएंगे स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर खींच रहा है और मैग्नेटिक फील्ड नीचे खींच रहा है। अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा बी पॉइंट पे। ये मैंने क्लास में भी ऐसे ही डिटेल में आपको समझाया था। ठीक, अब देखो, अब इसको पढ़ो। पहला ऑप्शन आपको क्या बताना है, विच ऑफ द इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसको हाईलाइट कर लिया करो, करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है और ये आपका ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड और ये ऐसे आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरा, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन डेविएट फ्रॉम देयर पाथ एंड हिट द कैथोड रे ट्यूब एट ए पॉइंट। ये मैंने आपको समझाया ही था, ए पॉइंट पे जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। नेक्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट ए। इसमें क्या लिख दिया दोबारा इसने, व्हेन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड। अच्छा ये सॉरी ऊपर वाले में ना मैग्नेटिक फील्ड लिखा है इसने। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में तो सी पॉइंट पे टकराएंगे, यहाँ पे ए पे नहीं टकराएंगे, सी पे टकराएंगे, तो बी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट पढ़ो, व्हेन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट ए, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ द इलेक्ट्रॉन हिट द स्क्रीन एट बी। बोल रहा कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड इक्वल हो जाएंगे, तो किस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, बी पॉइंट पे। ये मैंने आपको बताया ही था। तो कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड, आंसर इज 2। अब देखो क्वेश्चन तो ये आसान था,
लेकिन ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में तो हम उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में 15, 20, 30 सेकंड में सोल्व नहीं कर पाते, तो ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। जैसे स्टेटमेंट पढ़ने में भी टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। मेरी तरह आप ये भी गलती कर सकते हो, यहाँ लिखा था मैग्नेटिक फील्ड और मैं समझ गया उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये भी जल्दबाजी होने का डर रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन को ना फर्स्ट अटेम्प्ट में जल्दबाजी में मत करो, आप उसको करोगे सेकंड अटेम्प्ट में। दिस इज मीडियम लेवल क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। ठीक, कोई डाउट इसमें नहीं है। बाकी कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज आपसे कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। कैथोड रेज कुछ नहीं है, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स है। अगर अब कैथोड रेज क्या है, एक तो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती, ठीक है ना, वो अपने को ऐसे नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे सकती। दूसरा भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होगा तो वो कैसे ट्रैवल करेंगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी। और इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में किसकी तरह बिहेव करती है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह, क्योंकि वो खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी आप पढ़ते हो, आप ये भी पढ़ते हो जो कैथोड रे ट्यूब में गैस है उसके ऊपर कैथोड रेज डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं डिपेंड करती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, सबका एक जैसा ही है। ठीक, तो गैस में गैस कौन सी है या कैथोड रे ट्यूब में आपने इलेक्ट्रोड किस कौन से मटेरियल का लिया है उस पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि चाहे कोई भी इलेक्ट्रोड लो, कॉपर का लो, आयरन का लो, सबका इलेक्ट्रॉन एक जैसा ही होता है। तो कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स, बस ऐसे याद कर लो। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द गैसेज कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली एट। देखो ये वही कैथोड रे ट्यूब की बात कर रहा है। ये कैथोड रे ट्यूब होती है, इसमें यहाँ पे आप वैक्यूम करते हो और इसमें क्या लगाते हो, ऐसे ये बनाते हो आप ऐसे कैथोड रे ट्यूब। यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, और इसमें ना आप ऐसे सुराख कर देते हो ऐसे, और यहाँ पे आप जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाते हो, फ्लोरोसेंट स्क्रीन जिंक सल्फाइड की यूज करते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन यहां से इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे सीधे ऐसे, ये ऐसे जाकर के यहां टकराते हैं, और जब जाकर के टकराएंगे यहां चमक आएगी। ठीक ठीक, अच्छा हमने इसमें सुराख क्यों किए, क्योंकि वो ऐसे दिखते नहीं है, हम उनको डिटेक्ट करते हैं किस पे, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे। कैथोड रेज आर नॉट विजिबल। ठीक, नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते। ठीक, और कैथोड रेज क्या होती है, एक टाइप से आपका सीधा सीधा बोलो दे आर इलेक्ट्रॉन्स। कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको अभी बताई थी। अब जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया जाता है ये हमेशा होता है वेरी हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज एंड वेरी हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर पे, है ना, एंड वेरी लो प्रेशर याद करना है। ठीक, वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली एट। तो ये कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो हम पढ़ते हैं उसमें आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया जाता है, वेरी हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर। तो ये याद रखना है, जेईई मेंस में आ चुका है, एनसीईआरटी में है, नीट में आ सकता है, नीट में ये आ सकता है। अगर आएगा तो इजीली कर लेंगे ना भाई, क्योंकि जेईई मेंस में आ चुका है। तो ऐसे भी मैं आपको सिखाऊंगा। और ये क्वेश्चन अगर आपका देखा हुआ आ गया, आपने केयर टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस कर रखा है, सर ने बताया था कि जेईई मेंस में आ चुका है, एनसीईआरटी में, नीट में आ सकता है, तो आप इसको कौन से अटेम्प्ट में कर दोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो ये इजी क्वेश्चन कहलाएगा आपका। ठीक, वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी लो वोल्टेज, आंसर इज क्या जाएगा, थर्ड, आंसर इज थर्ड। ठीक, कर लेंगे भाई ऐसे, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा उल्टा कर दिया मैंने, वेरी हाई प्रेशर नहीं, वेरी हाई वोल्टेज आएगा, वेरी हाई वोल्टेज, वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, आंसर इज 4, आंसर इज 4, ऐसे हो जाएगा। ठीक, और ये इजी क्वेश्चन आपका था। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैनाल रेज इज इनकरेक्ट। देखो अब ऐसे ही आप क्या करते हो, ऐसे ही एक ट्यूब बनाएंगे, जैसे कैथोड रे ट्यूब बनाया ना आपने, वैसे ही बनाते हैं हम। इसमें क्या होगा, इसमें ना गैसेज को आयनाइज किया जाता है। क्या करेंगे, गैसेज को आयनाइज करते हैं, और गैसेज को जब आयनाइज करोगे ना तो गैसेज पे चार्ज आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने हाइड्रोजन गैस ली है तो उस पे H+ चार्ज आएगा, हीलियम गैस ली है तो उस पे He2+ चार्ज आएगा। ठीक, तो ये गैसेज पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये कैनाल रेज जो है आपका, कैनाल रेज एक टाइप से क्या है, आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज इन पे कितना होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन आपने कौन सी गैस आयोनाइज की है अपनी ट्यूब में। ठीक, तो अब इसमें देखो क्या है, सबसे पहला, अनलाइक कैथोड रेज मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। बिल्कुल सही है, जो आपने ये ट्यूब ली है इसमें कौन सी गैस है उस पर डिपेंड करेगा आपका
जो चार्ज पार्टिकल है उनका मास कितना है। ठीक, अगर हाइड्रोजन ली है तो H+ का मास, हीलियम ली है तो हीलियम 2+ का मास। नेक्स्ट, द कैथोड टू मास रेशियो ऑफ दिस पार्टिकल डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट। बिल्कुल सही है भाई, आपने जिस गैस को आयनाइज किया है उसी का तो आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बनेगा, तो E/m रेशियो उसी पे डिपेंड करेगा। जैसे E/m रेशियो हाइड्रोजन के लिए अगर आप करें तो इस पे चार्ज कितना है जी, जैसे ये चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। E/m अगर आप हीलियम के लिए करेंगे तो हीलियम पे चार्ज कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन का, और मास कितना होता है हाइड्रोजन का, कितना 4 गुना, ठीक 4 टाइम होता है। तो अलग अलग E/m रेशियो आएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट, द बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज द ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। नहीं, तो इनका बिहेवियर ऐसा नहीं होगा, बल्कि इनका बिहेवियर कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज के जैसा। आप बोल सकते हैं अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज, ये रॉन्ग हो गया। फिर नेक्स्ट पढ़ो, सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी ए मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ फंडामेंटल चार्ज। बिल्कुल सही है। जैसे अगर आप है ना H+ पे बात करेंगे, इस पे चार्ज आएगा +E, हीलियम 2+ पे चार्ज बात करेंगे तो इस पे आएगा चार्ज +2E, यानी क्या होगा भाई, ये क्या होगा, मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। जैसे 1E, 2E, 3E, 4E ऐसे आएगा डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ गैस। ये स्टेटमेंट भी सही है। इसमें भी इसने क्या पूछा था, इनकरेक्ट, तो आंसर क्या आ गया था, थर्ड आ जाएगा। आंसर इज थर्ड। और ये भी क्वेश्चन आप मीडियम क्वालिटी में लेके जाएंगे, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन को पढ़ने में आपको टाइम लग सकता है, तो इसको कम से कम सेकंड अटेम्प्ट में लेके जाना चाहिए। या बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इट कैन बी कंक्लूडेड दैट। देखो भाई, रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने है ना एक अल्फा गन ली थी ऐसे, है ना, एक सेकेंड, रदरफोर्ड ने यहां पे ये अल्फा गन ली। अल्फा गन में क्या था, अल्फा गन में आपके हीलियम 2+ पार्टिकल थे, यानी अल्फा पार्टिकल्स थे। ये अल्फा गन, इसमें हीलियम 2+ पार्टिकल है जिसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो इसकी बोम्बार्डमेंट की थी किस पे, थिन शीट ऑफ गोल्ड। ये गोल्ड की थिन शीट थी, गोल्ड थिन शीट। फिर इसके बाद यहां पे इन्होंने क्या कर रखा था, यहां पे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखी थी, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ठीक, जैसे ही कोई पार्टिकल यहां पे आता तो यहां से ये पार्टिकल आ रहे थे और ये पार्टिकल आकर के ये ऐसे टकरा रहे थे, यहां चमक आई, यहां चमक आई, यहां चमक आई, यहां चमक आई। ठीक, और कुछ पार्टिकल, कुछ नहीं, देखो इसमें क्या हुआ था, एक्चुअल में गोल्ड का पार्टिकल होता है आपका बड़ा, गोल्ड का पार्टिकल ऐसा होता है आपका, ठीक, बड़ा पार्टिकल। इसमें बीच में होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस काफी छोटा होता है, तो इसमें खाली स्पेस है ना, मोस्ट ऑफ द स्पेस तो खाली है, और आपके अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या खाली स्पेस में से स्ट्रेट पास कर गए ऐसे। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल तो आपके ऐसे पास कर गए थे स्ट्रेट, और ए फ्यू पार्टिकल, बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे थे जो स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए थे, ठीक ऐसे, और ए वेरी फ्यू पार्टिकल ऐसे थे जो 180 पे वापिस आए, 180 पे वापिस आए थे, और इनमें से 1 आउट ऑफ 20,000 ए वेरी फ्यू पार्टिकल बाउंस्ड बैक एट 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपका जो एटम है उसमें बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं, जहां पे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो स्मॉल वॉल्यूम होगा तो बिल्कुल उसके सामने तो बहुत ही कम पार्टिकल जाएंगे ना, तो लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल क्या बाउंस बैक हुआ था, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या कंसंट्रेटेड है सेंटर पे न्यूक्लियस में, और यहाँ पे हीलियम 2+ पे भी अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है तो बाउंस बैक आएगा। और मैक्सिमम क्या कर गए थे, स्ट्रेट पास कर गए थे। क्यों पास कर गए थे? क्योंकि मैक्सिमम स्पेस आपका एटम का खाली है, वहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। सम डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल, क्यों? क्योंकि जैसे ही वो न्यूक्लियस के पास से निकल रहे थे वो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, और जो न्यूक्लियस के बिल्कुल सीधा सामने आया वो 180 पे बाउंस बैक आया था। ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था। तो अब बताओ क्या है, अब पढ़ो, इसमें भी क्या पूछा है, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, पहला, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल डिफ्लेक्टेड, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड। देखो ये वर्ड के साथ गेम खेल गया मैं आपके साथ, अनडिफ्लेक्टेड पास हुए थे, है ना कि डिफ्लेक्टेड। ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, कुछ फ्रैक्शन, हाँ, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल वर बाउंस्ड बैक, नहीं, लार्ज नहीं, ए वेरी फ्यू, लगभग 20,000 में से एक, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट,
एवरी 1 in 20,000 एट अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड। वो बोल रहा कि 20,000 में से एक ही पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ, 20,000 में से एक पार्टिकल तो 180 पे डिफ्लेक्ट हुआ था, बाउंस बैक हुआ था, तो ये भी रॉन्ग है। तो कौन सी सही है? सेकंड, आंसर इज 2। तो देखो मैंने आपसे ना रदरफोर्ड के क्वेश्चन पे, रदरफोर्ड मॉडल पे कितना ट्रिकी सा क्वेश्चन पूछ लिया स्टेटमेंट वाला। तो ये आपका इसको इजी मान सकते हो आप, इजी और मीडियम, या फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट तक लेके जा सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कैथोड रेज हैव सेम चार्ज टू मास have same charge to mass ratio as beta rays which is equal to, अरे कैथोड रेज बोले या बीटा रेज बोले, मतलब क्या है इनका? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज बाई मास रेशियो होता है, चार्ज बाई मास रेशियो जो होता है वो कितना होता है बताना? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, अच्छा साइन नहीं रखेंगे, ओनली वैल्यू 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम डिवाइड बाई मास कितना है 9.31 × 10 की पावर -31 kg। तो अब ये 31 ऊपर जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा? 10 की पावर 12 आ जाएगा, है ना, पॉजिटिव हो जाएगा ना ये। और 1.6 को 9.3 से डिवाइड करो, 1.6 को 9.3 से डिवाइड करना है। तो देखो सारे आंसर कैसे आ रहे हैं, ये ऐसे आ रहे हैं ना 175 175 17588 लगभग सब सेम आ रहे हैं। तो यहाँ जो आंसर आने वाला ना 1.6 बढ़ा के 9 बढ़ा है, तो 9 बढ़ा है तो ये ऐसे आएगा 1.7588820। तो इसका आंसर आता है 1.7588820 इंटू 10 की पावर 11 कूलोम पर केजी। एग्जामिनर ने ये भी नहीं पूछा, किसी न किसी दिन एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज 4th, आंसर इज 4th। और इसको हम इजी क्वेश्चन माने क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को तो ये याद ही रहेगा। लेकिन फिर भी ध्यान देना, ऑप्शन देखो मैंने कैसे चूज की है, कहीं आप थर्ड तो लगा दिया किसी ने गलती जल्दबाजी में, ये मिस्टेक नहीं करनी, ध्यान देना है। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 6। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं इतने दिन से इंतजार कर रहा हूं, पिछले साल नीट 2025 की टेस्ट सीरीज में भी मैंने ये बच्चों से क्वेश्चन पूछा था, लेकिन एग्जामिनर का ध्यान पता नहीं कहां है। वो बोल रहा है कंसीडर द ग्राफ, ये ग्राफ कंसीडर करेंगे, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ है, तो लैम्डा के लिए बना गया है। देखो इसमें ग्राफ जो बनता है ना, क्या होता है, यहाँ पे आप इंटेंसिटी लिखते हो, यहाँ पे इंटेंसिटी लिखते हो, ठीक, और यहाँ पे आप लैम्डा लिखते हो। जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है, पहले ना आपका ग्राफ ऐसे जाता है ना, पहले इंटेंसिटी बढ़ेगी विद इंक्रीज इन वेवलेंथ, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, फिर उस मैक्सिमम वैल्यू के बाद आपकी इंटेंसिटी जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा वापस इंटेंसिटी घटने लग जाती है। वही ये मान लीजिए टेम्परेचर T1 का ग्राफ है। अब दूसरा टेम्परेचर अगर हम लेते हैं, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा के ले, T2 टेम्परेचर पे ये मैक्सिमा पहले ही आ जाता है, मैक्सिमा शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये T2 ग्राफ आ गया। तो T2 इज ग्रेटर देन T1 होता है इस ग्राफ के लिए, ये आपके NCERT में है। ठीक, नीट 2025 में पूछा, नीट 2026 में आ सकता है, नीट 2026 में एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, क्या करना आप देखो, ये ग्राफ समझ में आ गया आपको, क्या है, इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा ग्राफ है, नीट 2026 में पूछा जा सकता है। सबसे पहले क्या होगा, अगर T1 टेम्परेचर पे ग्राफ बनाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ेगा विद इंक्रीज इन लैम्डा, मैक्सिमम वैल्यू तक रीच करेगा, फिर वापस लैम्डा बढ़ने के साथ इंटेंसिटी घटने लगता है। तो ये हुआ T1 टेम्परेचर का ग्राफ। T2 पे क्या होगा, अगर T2 हमने ग्रेटर देन T1 लिया है तो ये जो मैक्सिमा है ये कम वेवलेंथ पे अचीव हो जाएगा, तो पहले ही मैक्सिमा आ जाएगा, फिर वापस डिक्रीज होने लग जाएगा। अब पढ़ो, इनमें से आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट क्या है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज मैक्सिमा ऑफ द कर्व शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ। बिल्कुल सही बात है, ज्यादा टेम्परेचर पे मैक्सिमा क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ आ गया है, पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड है द अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड दैट इज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी एंड इट्स स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, एक ब्लैक बॉडी से कितनी रेडिएशन इमिट होगी वो डिपेंड करेगा कि आपने उसको किस टेम्परेचर तक हीट किया है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ज्यादा इंटेंसिटी आएगी, यानी ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट इमिट होगा, अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो कम इमिट होगा। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, फॉर द गिवन ग्राफ T1 इज ग्रेटर देन T2, नहीं भाई ये बिल्कुल गलत है, साफ साफ यहां भी लिखा है T2 इज ग्रेटर देन T1, और यहां पे मैंने आपको समझाया भी है। फोर्थ है एट ए गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड increases with the increase of wavelength reaches a maximum value at a given wavelength and then starts decreasing with further increase of wavelength। बिल्कुल सही है, क्या है, इंटेंसिटी पहले तो वेवलेंथ के साथ बढ़ रही है, मैक्सिमम वैल्यू तक रीच करेगी, फिर उसके बाद वेवलेंथ बढ़ेगा बट इंटेंसिटी घटेगी, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो रॉन्ग कौन सा हुआ, थर्ड रॉन्ग हो गया, आंसर इज थर्ड। और ये क्वेश्चन आपका इजी है, मीडियम में काउंट होगा। मैंने पिछले साल भी बोला था एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जामिनर ने नहीं पूछा, हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में आ जाए।
नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.63 into 10 की पावर -34 जूल सेकंड। द स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है नैनोमीटर पर सेकंड में, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ ऑफ ए क्वांटम ऑफ द लाइट विद फ्रीक्वेंसी 16 into 10 की पावर 15 सेकंड इनवर्स। वो पूछ रहा है कौन सी वैल्यू क्लोजेस्ट है, कौन सी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, मतलब वो बोल रहा है कौन सी वेवलेंथ, यहाँ पे बताना वेवलेंथ कौन सा क्लोजेस्ट है इस फ्रीक्वेंसी के। तो आप सीधा सीधा कर दो ना, हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन क्या आएगा, सी अपॉन न्यू आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, तो सी कितना होता है 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक, मीटर पर सेकंड में अगर लिखें, डिवाइड बाई ये क्या है आपका, और यहाँ पे इसने क्या दे रखा है फ्रीक्वेंसी 6 into 10 की पावर 15। ठीक, सेकंड इनवर्स। तो ये क्या आ जाएगा आपका, इसको अगर आप काटोगे तो ये 1/2 0.5 लिख सकते हो इसको, 0.5 को 5 into 10 की पावर -1 और ये 10 की पावर 7 ऊपर से 10 की पावर -7, 5 into 10 की पावर -8 मीटर आ गया। अब उसने पूछा किस में है, नैनोमीटर में, तो आप क्या कर दोगे 5 into 10 की पावर -8 into 10 की पावर 10 की पावर 9 नैनोमीटर हो जाएगा, तो 50 नैनोमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक, आंसर इज थर्ड। ये क्वेश्चन था। देखो स्टार्टिंग में क्या दे रखा उसने, प्लैंक कांस्टेंट, कोई जरूरत पड़ी क्या, स्पीड ऑफ लाइट दे रहा है, कोई जरूरत है क्या हमें खास, नहीं, हमें जरूरत थी फ्रीक्वेंसी की। इस फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में आपको वेवलेंथ बताना था, किसमें, नैनोमीटर में। इतना सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को देख के घबरा मत करो, इजी क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ClCl बॉन्ड इन Cl2 इज 242 किलोजूल पर मोल। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग ClCl बॉन्ड इज। ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन फॉर नीट 2026, ऐसा बोल सकते हैं हम। ठीक, नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड ऑफ ClCl बॉन्ड्स इन Cl2 इज इतना। तो एनर्जी दे दिया कितना, 242 किलो जूल पर मोल, और पूछ रहा वेवलेंथ कितना होगा, कितने वेवलेंथ, द लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग ए सिंगल ClCl बॉन्ड इज। सबसे पहले हम जानते हैं एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा। यहां पे जो आपको एनर्जी दी गई है वो कितनी दी गई है, 242 किलो जूल पर मोल। तो 242 किलो जूल को बदलो जूल में, ठीक, कितना, इंटू में 10 की पावर 3 कर दिया, और ये पर मोल है, एक मोल के लिए है, तो एक मोलिक्यूल के लिए कितना होगी, डिवाइड बाई 6 इंटू 10 की पावर 23। ठीक, इज इक्वल टू H कितना 6.62 इंटू 10 की पावर -34, और 3 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा 8, डिवाइड बाई लैम्डा हम लोगों को बताना है। ठीक, अब आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिखो, एक काम करो, ये 6.62 इंटू 3, ये कितना मल्टीप्लाई कर दें क्या, चलो एक काम करते हैं, सीधा लिखते हैं एक बार, 6.62 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34, और ये 10 की पावर 8, ये हो जाएगा 10 की पावर -26, इंटू में 6 इंटू 10 की पावर 23 हो गया, डिवाइड बाई कितना 242 इंटू 10 की पावर 3, तो ये कैंसिल हो गया, 10 की पावर 20 रह गया, है ना। अब 6 को कैंसिल करो, 6 4 जा 24, और लगभग 0, अप्रोक्स ले लो, है ना, अप्रोक्स ले लिया हमने। और इसको ना हम इसको अप्रोक्स पता कितना लिख सकते हैं, 6.62 को मल्टीप्लाई करो 3 से, ये आएगा 19.2, कितना आएगा, सॉरी 19.86, इसको अप्रोक्स हम 20 मान लेते हैं, तो 20 कट जाएगा 40 पे, 1/2 आ गया, और 1/2 ऊपर कितना है, इसको कैंसिल करो, 10 की पावर -6 आ जाएगा, ये कितना रह जाएगा, 10 की पावर -6 रह जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 1/2 इंटू 10 की पावर -6 को लिख सकते हो 2 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, 2 इंटू 10 की पावर -7 मीटर है, ऐसा कोई आंसर नहीं, 2 नहीं, सॉरी 1/2 है, 1/2 तो 0.5 लिखो, 0.5 इंटू 10 की पावर -6, तो 5 इंटू 10 की पावर -7। तो अब क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हो लगभग ऐसा लिख दें हम, एक सेकेंड, ये 5 है, इसको हटा दो, इसको मैं लगभग ऐसा लिख दूं तो लगभग 500 नैनोमीटर, तो 500 नैनोमीटर अप्रोक्स कौन सा आंसर आ रहा है, 494, सबसे पास में आंसर इज 2, और ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन, यानी सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें लगभग आपके 40 सेकंड से ऊपर जाएगी। ठीक, ये चीजें मैं आपको सिखाता रहूंगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ सकता है। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पैटर्न का क्वेश्चन काफी टाइम से नीट एग्जाम में नहीं आया, तो आ सकता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ClCl बॉन्ड इन Cl2 इज 246 किलो जूल पर मोल। ठीक,
द लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग ए सिंगल ClCl बॉन्ड इज। एनर्जी जो आपको दे रखी है पहले किलो जूल में दे रखी है, तो 242 इंटू 10⁻³ जूल हो गया। ये पर मोल दी गई है, एक मोल मोलिक्यूल की, तो हमें एक बॉन्ड को तोड़ना है ना, तो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए डिवाइड बाई Na कर दो, एक मोलिक्यूल की एनर्जी आ जाएगी, तो Na से डिवाइड कर दिया। फिर एनर्जी किसकी इक्वल होती है, hc/λ। h की वैल्यू रखा, c की वैल्यू रखा और लैम्डा आपको कैलकुलेट करना, कितना आ गया अप्रोक्स 500 नैनोमीटर। आंसर 2 है, कर लेंगे, अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको सिखाई दिया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम जनरेट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ 6 × 10⁵ मीटर पर सेकंड। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वर्क फंक्शन पूछा गया, W नोट आपसे पूछ लिया है, ठीक। और इफ ए लाइट ऑफ वेवलेंथ जनरेट्स फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी, ये आपके फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे दी है, स्पीड दे दी है, ठीक। और वो दे रखा लैम्डा, उसने क्या दे रखा, लैम्डा दे रखा लाइट का, ठीक। तो हम जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क फंक्शन ऑफ लाइट, यानी आपके इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी लगी, प्लस साथ में क्या आ जाता है, साथ में आपका आता है, बोलो, साथ में यहां आ जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये आ जाएगा hc/λ इज इक्वल टू W नोट, हमें बताना है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 12mv²। तो अब वैल्यूज पुट कर दो, 6.62 इंटू 10⁻³ इंटू में 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई लैम्डा, कितना है, लैम्डा है 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो अब इसको इक्वल टू पुट करो W नोट प्लस 12mv² यानी 9.1 इंटू 10⁻31 kg और मल्टीप्लाई बाई ये 6 इंटू 10⁵ का 6 इंटू 10⁵ का स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहां पे अगर सोल्व करना हो, एक काम किया करो, इन दोनों को है ना 6.62 इंटू 3 ये होता है 19.86, अप्रोक्सीमेशन के लिए 20 मान लिया करो, और 20 मान के इसको काट दो कितने पे, 200 पे, कट गया ये। और 200 पे काटने के बाद इन दो जीरो को भी काट दो, ये 10⁻⁸ बच गया, ये ऊपर जाके 10⁻16 हो जाएगा, ठीक। और फिर इसको 10⁻16 ये 1/2 बचा है, तो इसको लिख सकते हो आप 0.5 इंटू 10⁻18 है ना, तो 5 इंटू 10⁻- कितना बच जाएगा, ये 19 इज इक्वल टू W नोट। इसको सोल्व करो भाई, ये इसको लिख सकते हो आप 36 गुणा में 10⁻10 और इसको लिख देना 18 दूनी 36 और 18 निम्न कितना होता है, 162 होता है ना, तो 160 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा और 10⁻ कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 160। ऐसे भी कर सकते हो, 18 1 जा 18 और बच गया 18 9 जा 162 और 163 पॉइंट समथिंग, ठीक। लगभग 164 मान लो, इंटू में 10⁻ कितना -21। तो इसको एक काम कर दो ना, 1.6 इन 10⁻-19 लिख दो, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो W नोट यहां से पता कितना आएगा, ये उधर जाके -5 - 1.64 इंटू में 10⁻-19 जूल, ठीक। और इसको लिख सकते हो, ये कितना बच गया, 5 में से 1.64 जाएगा, ये बच जाएगा आपका 3.36, लगभग 3.36 इन 10⁻-19 और डिवाइड बाई जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इन 10⁻-19 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे, W नोट विल बी इक्वल टू 16 दूनी 32, लगभग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहीं आ रहा है आंसर 2.1, ये देखो ये आंसर आ गया, आंसर इज 2। अब ऐसे क्वेश्चन को अगर आप पेपर में सोल्व करोगे, यार मुझे जब 1 मिनट से ज्यादा लग रही है तो तुम्हें तो पेपर में और टाइम लगेगा, तुम्हारे ऊपर तो और प्रेशर होता है ना। तो बेटर है कि इस क्वेश्चन को हम टफ कैटेगरी में काउंट करें। क्वेश्चन वैसे टफ नहीं है, थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है इसलिए टी लिख दिया, ठीक। फर्स्ट अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन, सेकंड मीडियम, थर्ड और टी थर्ड अटेम्प्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखो भाई क्या पूछा गया है, the ratio of shortest wavelength of two spectral series of hydrogen spectrum is found to be about 9. The spectral series are Lyman and Parsons, Bracken and Pfund, Parsons and Pfund, और ये लिखा है बामर एंड ब्रैकेट। ये आपको बताना है। देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ऑलरेडी जेईई मेंस में आ चुका है, और जेईई मेंस में आ चुका तो नीट 2026 में ऐसा लेंथी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक, आ सकता है। करें स्टार्ट। देखो क्या पूछा गया है। सबसे पहली बात वो बोल रहा है रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे सबसे पहले कि यहां पे एनर्जी क्या होनी चाहिए, एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए।
तो एनर्जी मैक्सिमम कब होती है? जब हाईएस्ट एनर्जी लेवल से किसी सीरीज के लोवेस्ट एनर्जी लेवल में आता है। तो अब सबसे पहले अगर हम लाइमन और पास्टन की बात कर ले तो आपके लिए फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू जेड का स्क्वायर और इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अगर लाइमन सीरीज के लिए आप बात करेंगे, लाइमन सीरीज आपकी पहली सीरीज होती है जिसके लिए n1 होता है 1 और पास्टन सीरीज जो है वो आपकी ब्रैकेट के बाद आती है जिसमें n1 होता है 3। लाइमन के लिए n1 1, बामर के लिए 2 और पास्टन के लिए आपका 3 आ जाएगा। ठीक, पहले आएगी लाइमन, बामर, पास्टन, ऐसे आता ना। तो अब इसका n1 1 है, इसका n1 3 है। अब वो बोल रहे हैं मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी कब होगी? जब वो इनफाइनाइट से 1 में आएगा। तो n2 कितना हो गया लाइमन के लिए? इनफाइनाइट। और ऐसे ही पास्टन के लिए मैक्सिमम एनर्जी जब वो इनफाइनाइट से 3 में आएगा तो इसके लिए n2 कितना हो गया? इनफाइनाइट। अब क्वेश्चन सोल्व करोगे आप तो आप अगर यहां पे रेशियो फाइंड आउट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ये लिख दूं लैम्डा लाइमन बाय लैम्डा पास्टन, ये लिख सकता हूं। ठीक, तो अब क्या होगा? अब आप एक काम कर सकते हो, देखो हम ऐसा लिख सकते हैं x/y को मैं 1/y डिवाइड बाई 1/x लिख सकता है, लिख सकता? देखो x ऊपर जाएगा और नीचे y रह जाएगा, x/y हो जाएगा ना यहां से। ठीक, तो इधर में क्या लिख सकता हूं? इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/λ किसका? पास्टन का, और डिवाइड बाई 1/λ लाइमन का। और इनके फॉर्मूले आपको पता है, RH इंटू जेड तो कितना? 1 का स्क्वायर, 1/n1 कितना? पास्टन का 3 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर डिवाइड बाई RH इंटू 1 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। ठीक, तो अब RH से RH कैंसिल हो गया तो लैम्डा लाइमन का यहाँ पे डिवाइड बाई पास्टन का कितना आएगा? ये अगर आप सोल्व कर लोगे, ऊपर देखो 1/3 का स्क्वायर बच गया माइनस 1/इनफाइनाइट क्या होता है? 0 और नीचे 1/1 का स्क्वायर दैट इज 1/9। लेकिन उसने पूछा रेशियो 9 किसका? 1/9 आया, उसने 9 पूछा है। बाकी के अगर आप सोल्व करके देखेंगे ना, किसी का भी 1/9 या 9 नहीं आएगा, तो पहला ही आंसर माना जाएगा। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने ये देख के छोड़ दिया होगा, यार इस क्वेश्चन में तो आंसर का रेशियो मेरा 1/9 आ रहा है और सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा। उसने पूछा कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज का रेशियो 9 हो सकता है, उसने एग्जैक्ट 9 रेशियो नहीं पूछा। वो बोल रहा है रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फाउंड टू बी 9। किनका हो सकता है 9? तो जरूरी थोड़ा आप इसको ऐसे बोलो, ये मैं ऐसे ही तो लिख सकता हूं लैम्डा p अपॉन लैम्डा l, मतलब लैम्डा पास्टन अपॉन लैम्डा लाइमन अगर मैं करता देन डेफिनेटली मेरा 9/1 आता। तो इसमें मोस्ट करेक्ट आंसर इसका पहला ही जाएगा। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा और इसीलिए क्वेश्चन मैंने आपको दिया है क्योंकि हर जगह अगर आप चेक करेंगे ना सेम क्वेश्चन है, कोई ऑप्शन चेंज नहीं है, सबने ऐसे ही दे रखा है। बहुत सारे बच्चों ने बाद में चेक भी किया होगा, यार ये कैसा क्वेश्चन था। ठीक, जेईई मेंस का क्वेश्चन मैंने एज इट इज दे दिया, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ठीक, आंसर 1 और ये आपका मीडियम या टफ में काउंट होगा, सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में। समझ आ गया? अब देखो कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आंसर फाइंड आउट करने पे भी आपका आंसर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता। जैसे इसी क्वेश्चन की अगर बात करें, वो बोल रहा था कि रेशियो 9 किसका आएगा। आपने सबसे पहले लाइमन एंड पास्टन को सोल्व किया, लाइमन एंड पास्टन का लैम्डा का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का रेशियो कैलकुलेट किया तो 1/9 आया। फिर आपने बाकी इन सब का चेक करके देखा, इन सब का ना तो 1/9 आता ना 9 आता, फिर आंसर क्या आएगा? तो आंसर आपका फर्स्ट ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ना उसने बोला कि कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज का रेशियो 9 आ सकता है। तो आप बताओगे लैम्डा लाइमन अपॉन पास्टन करेंगे तो 1/9 आता है, पास्टन अपॉन लाइमन कर देंगे तो 9:1 आ जाएगा। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तो आपको वहां पे डिसीजन लेना होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपका बोनस नहीं जाएगा और बोनस नहीं जाएगा तो आंसर लगा के आना पड़ेगा। जिसने 1 लगाया होगा उसको आंसर मिलेंगे, अदरवाइज आंसर नहीं मिलेंगे। 2, 3, 4 वाले को -1 मिलेगा। तो ये चीजें भी केयर टेस्ट सीरीज में मैं आपको सिखाऊंगा, तो इनको आपको अच्छे से समझना है ताकि एग्जाम में कोई भी मिस्टेक ना हो। जब ऐसी छोटी छोटी बातों को आप समझेंगे ना, एग्जाम में एक भी मिस्टेक नहीं होगी और आप 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके आएंगे। ड्रीम बैच अच्छे से फॉलो करो और केयर टेस्ट अटेम्प्ट करके उसके वीडियो सॉल्यूशन देखते रहो, टारगेट 180 का पक्का पूरा होगा। ठीक, जिसको डाउट था या जिसका क्वेश्चन मिस्टेक हुआ, कोई प्रॉब्लम है, आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है भाई, लिख लिया? एक बार लिख लो तसल्ली से, लिखने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक, वीडियो पॉज करके लिख लिया करो। लिखा? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद
एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ द फोटोन कैन बी इवेल्युएटेड बाय इक्वेशन। देखो हम जानते हैं भाई, जब आपका इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, इसमें एब्जॉर्प्शन होगा, यहां तो एब्जॉर्प्शन होगा, और यहां पे क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा इमिशन होता है, ये हम पढ़ते हैं। ठीक, तो अब देखो डेल्टा ई क्या आएगा, ये एनर्जी गैप जो होता है आप आर एच इंटू 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर दिखाते हैं, यही तो हम लोग करते हैं। ठीक, तो अब डेल्टा ई क्या होता है, दिस इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो न्यू आपको बताना, न्यू इज इक्वल टू आर एच अपॉन एच इंटू 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर। डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी का फॉर्मूला पूछा गया है, बता दो कौन सा आंसर आएगा। इसमें आपका आंसर आ जाएगा थर्ड वाला, आंसर इज 3। इजी क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, आप जानते हो mvr इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, n इंटू h अपॉन 2 पाई का कंप्लीट मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक, तो किसका मल्टीपल है, h अपॉन 2 पाई का। आंसर इज 2। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गए दोनों लास्ट के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द मास ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ दिस। भाई मास ऑफ फोटोन बताना, आपको कैसे बताएंगे, आप सोचो मास ऑफ फोटोन हम कैसे बता सकते हैं। इसका लैम्डा दे रखा है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन p बोल दो मोमेंटम, या h अपॉन mv लिख दो सीधा। तो यहां से मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h अपॉन लैम्डा इंटू v, और यहाँ पे आप जानते हो h कितना, 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइड बाई मास कितना होता है, मास आपका सॉरी लैम्डा कितना देगा, 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, है ना, ऐसा यूनिट में रखना है। और वेलोसिटी कितनी होती है फोटोन की, फोटोन यानी लाइट, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको काट दें, 3.6 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये होता है 10.8, कितना 10.8, और ये हो जाएगा आपका कैंसिल हो गया 10 की पावर माइनस 2, और ऊपर कैंसिल जाएगा 10 की पावर माइनस 32। फिर इसको सोल्व करोगे 10.8 है ना, इसको लगभग 11 मान लो, और लगभग 11 मान लोगे तो 11 6 का कितना होता है 66, तो ये 0.6 आ जाएगा, 0.6 समथिंग आएगा, क्योंकि 11 से थोड़ा सा छोटा है, जिसमें 613 दे रखा है, इस टाइप का आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 6.135 इंटू 10 की पावर माइनस 33 kg। आंसर kg में आएगा, क्यों, क्योंकि आपने सारी SI यूनिट ली थी। तो आंसर कौन सा आ रहा है, ये आ गया। ये आपका ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आंसर इज 3। ठीक है, ये देखो भाई केयर टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट एग्जांपल है। इन टेक्स्ट प्रॉब्लम में आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, मैंने आपको क्लास में भी करवाया है। तो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन से एज इट इज नीट एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं लिख दूंगा कि नीट 2026 में क्वेश्चन आ सकता है। आएगा तो कैसे करेंगे, अगर आ गया तो बताओ कैसे करेंगे, पढ़ो क्वेश्चन को एक बार फिर से। द मास ऑफ फोटोन ऑफ द वेवलेंथ कितना है, 3.6 इज, तो मास बताना है, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv तो करना है। आपको क्या पता है, लैम्डा पता है, h पता है, और v क्या होता है, v यानी स्पीड ऑफ फोटोन। कितनी होती है स्पीड ऑफ फोटोन, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और मास यहां से आ जाएगा। तो m इक्वल टू h अपॉन लैम्डा v हो गया, वैल्यूज पुट करी, और वैल्यूज पुट करने पे ये सही आंसर आ जाएगा। खास बात क्या है, आपके एनसीईआरटी में इसका आंसर गलत दे रखा है। ठीक, एनसीईआरटी का टेक्स्ट प्रॉब्लम है, वहां पे आंसर गलत है, तो वहां पे करेक्शन भी कर देना और लिखना नीट 2026 में आ सकता है। ये बातें भी मैं आपको केयर टेस्ट सीरीज में सिखाऊंगा, इसलिए केयर टेस्ट सीरीज बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में वो सारे केयर टेस्ट सीरीज में कराए जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम पर एक क्वेश्चन कराए जाएंगे, कहीं पे एनसीईआरटी में किसी क्वेश्चन में मिस्टेक है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और एग्जामिनर आपसे क्या मिस्टेक करवा सकता है वो तो हमेशा मैं आपको सिखाता ही हूँ। ठीक, तो कर लोगे क्वेश्चन। आंसर क्या आ गया इसका, आंसर इज 3rd, और ये आपका इजी कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जीमन इफेक्ट इज ड्यू टू। देखो भाई, जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती है, उन स्पेक्ट्रल लाइंस की इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है। मैग्नेटिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होगी, मैग्नेटिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है लाइंस की, उसको हम कहते हैं जीमन इफेक्ट। क्या कहते हैं, जीमन इफेक्ट। ठीक, और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्प्लिटिंग होती है लाइंस की, दैट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट, कुछ बच्चे इसको ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी जहां पे है वहां पे क्या आएगा, स्पार्क होगा, स्पार्क
स्टार्क इफेक्ट, स्पार्क स्टार्क इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, लाइन की स्प्लिटिंग को क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट। तो स्पार्क से याद रख लो स्टार्क इफेक्ट। और मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग होगी उसको हम कहते हैं जीमन इफेक्ट। और किसी को ऐसे भी याद नहीं रहे, ऐसे भी याद रख सकता है, मैं भी ऐसे भी याद रखता हूं, मैग्नेटिक फील्ड में एम आता है, जीमन में भी एम आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होगी क्रिस्टल फील्ड लाइन की, दैट इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम, गुड क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं आया, तो नीट 2026 में पूछा जा सकता है। कर लेंगे भाई। कैसे याद करना है, जब आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग होती है मैग्नेटिक फील्ड में, दिस इज नोन एज जीमन इफेक्ट। याद करने का तरीका, मैग्नेटिक फील्ड में एम आता है तो जीमन में भी एम आता है। फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो स्प्लिटिंग होगी लाइन की, उसको क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क को ऐसे याद कर लो, इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, स्पार्क होता है, स्पार्क स्टार्क, स्पार्क स्टार्क। तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो क्रिस्टल जो स्प्लिटिंग होगी आपकी स्पेक्ट्रल लाइन की, दैट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। आंसर क्या आएगा, जीमन इफेक्ट इज ड्यू टू स्प्लिटिंग अप द लाइंस इन एन इमिशन स्पेक्ट्रम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। नहीं, इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्टार्क इफेक्ट होगा। रैंडम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, नो। स्प्लिटिंग अप ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इन एन इमिशन स्पेक्ट्रम इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये सही है। एंड फोर्थ इज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल व्हेन लाइट फॉल्स अपॉन देम, नहीं, ये तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। आंसर इज 3, आंसर इज 3। और ये आपका इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हैं अगर आपने केयर टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं। और केयर टेस्ट में मैं ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं जो आप भूल सकते हो या जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इन एन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 600 मीटर पर सेकंड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.005%, सर्टेनली विद व्हिच द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड इज। देखो, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, आपको ये बताना है, आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे दी और उसकी एक्यूरेसी दे दी। तो डेल्टा वी पता क्या होगा, 600 तो उसकी स्पीड है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, 0.005%, यानी 0.005 बाई 100 इसको लिख दोगे तो 600 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 आ जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज 3000 हो गया ये, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, ये डेल्टा वी आ गया। और आप जानते हो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई करते हैं। तो यहां से आपको डेल्टा एक्स बताना है तो एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दो, एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 होती है, डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14, और एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा, डेल्टा वी कितना आया आपका 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2। सोल्व करो। अब अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं क्या, देखते हैं लेके। पहले ना इनसे तो आंसर नहीं आएगा, ओनली इसे, ये 10 की पावर माइनस 31 बच गया, और नहीं सॉरी 10 की पावर माइनस 3 बच गया ओनली, और ये 10 की पावर माइनस 1 बच गया ओनली। ठीक, अब सोल्व करो। 4 3 जा 12 और 12 9 जा 108, तो ये 12 9 जा 108, ये 12 से थोड़ा ज्यादा आएगा, ये 9 से थोड़ा ज्यादा है, तो इसको काट के आप लगभग लिख सकते हो 110, और इसको भी, इसको अगर इसमें काट दोगे ये आ जाएगा 2.2। ठीक, और इसको अगर इस पे काटते हैं तो इसको लिख सकते हो आप, अगर ये 220 होता तो ये 2 पे कट जाता, लेकिन ये 220 नहीं है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आएगा ना। ठीक, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आ जाएगा लगभग, है ना। ठीक, और 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 आएगा, सॉरी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 आएगा, और इसको लिख सकते हो आप अप्रोक्स 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो ये हो गया, और 10 की पावर माइनस 1 ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। कौन सा आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली सेम 1.9, इसको 2 लिख सकते हो आप, आंसर इज 3, आंसर इज 3। ये भी आई थिंक आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक, और देखो करवा दिया मैंने आपके टेस्ट में, एग्जाम में आएगा तो कर देना सोल्व, और शायद ये आ भी चुका है, ये मीडियम में काउंट होगा क्योंकि क्वेश्चन तो आसान था लेकिन कैलकुलेशन जरूर थी। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एटम, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज, देखो n प्लस, आपको पता है n प्लस एल जिसका ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, और n प्लस एल जिसका सेम हो जाए, जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, यही तो करते हो। तो n प्लस एल इसका कितना आया, अगर n प्लस एल का सम लेंगे तो इसका 3 प्लस 0 3, इसका आएगा 3 प्लस 1 4, और इसका आएगा 3 प्लस 2 5, और इसका 4 प्लस 0 4। तो क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट पूछ रहा ना, तो हाईएस्ट किसकी आ गई, थर्ड की आ गई। आंसर इज 3। इजी क्वेश्चन था,
हो जाएगा भाई आराम से, आसान क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या है, जिनकी एनर्जी सेम है, जिनकी एनर्जी सेम है। तो पहला देखो, ये तो पहला तो हुआ 3p और 3d, इनकी एनर्जी सेम नहीं हो सकती। दूसरे में देखो 3p फिर 3d है, इनकी भी एनर्जी सेम नहीं हो सकती। 4l 4 यानी 4p और ये 3d, इनकी भी एनर्जी सेम नहीं होती। नेक्स्ट दोनों में देखो, ये 3d ये भी 3d, तो 3d और 3d की एनर्जी सेम होगी सारे ऑर्बिटल की, तो सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी तो डीजेनरेट ऑर्बिटल। आंसर इज 4 और 17 का आंसर आ जाएगा 4। इजी क्वेश्चन था ये आपका, कर लेंगे भाई ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर n इक्वल टू 5 ms इक्वल टू प्लस हाफ। देखो n इक्वल टू 5 के लिए आपके कितने क्वांटम नंबर, कितने ऑर्बिटल बनेंगे, मैक्सिमम ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना आता है आपको पता है, n स्क्वायर होता है। उसका ms से तो मतलब ही नहीं है ना, वो तो स्पिन तो किसके लिए बताता है, इलेक्ट्रॉन के लिए, उससे क्या लेना देना। n स्क्वायर होता है 25 आएगा कि नहीं आएगा। और वैसे ऐसे ना कर पाना, ऐसे कर लिया करो, इसमें 5s होगा, 5p होगा, 5d होगा, 5f होगा और 5g सब सेल होगा। इसमें एक ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल, 5 7 और इसमें 9, 9 7 16 और 5 21 और 4 25, तो ये 25 ऑर्बिटल आ जाएंगे। ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। आंसर कौन सा आ गया, फर्स्ट आंसर इज 1 और ये हमारा इजी कैटेगरी में आएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसीडरिंग द क्वांटम नंबर्स। बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर क्वांटम नंबर यानी L डिटरमाइन द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। जो L है आपका, L क्या डिटरमाइन करता है, 3 डायमेंशनल शेप डिटरमाइन करता है क्या, बिल्कुल सही बात है। L क्या बताएगा, जैसे S सब सेल है, L इक्वल टू 0 के लिए आपको पता है ये क्या होता है, स्फेरिकल होता है, और L इक्वल टू 1 के लिए आपको पता है ये क्या होता है आपका, ये डंबल शेप होता है। L इक्वल टू 2 के लिए आपका डबल डंबल होता है। तो ये हमें कौन बताता है, L से ही पता चला ना, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन द ओरिएंटेशन एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। नहीं 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 नहीं, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऑर्बिटल की नहीं। N क्या बताता है, एनर्जी एंड साइज ऑफ सेल, ना के ऑर्बिटल। देखो सेल में पाई जाती है सब सेल, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये हो गई सेल्स, उनके अंदर होती है SPDF सब सेल्स, और उन सब सेल के अंदर पाए जाते हैं ऑर्बिटल्स, जैसे S सब सेल में 1, P में 3, D में 5। ठीक, ये रॉन्ग हो गया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन द साइज ऑफ द ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल का साइज नहीं बताता, ये ऑर्बिटल का साइज बताने की बजाय ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताएगा। क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ठीक, नेक्स्ट, स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, S इक्वल टू प्लस हाफ एंड माइनस हाफ से हमें पता चलता है भाई आपके जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अपोजिट स्पिन होती है, तो ये सही है। तो इसने क्या पूछा, करेक्ट स्टेट ऑफ स्टेटमेंट आर, A और D करेक्ट है, आंसर इज 2, आंसर इज 2। इजी क्वेश्चन था, इजी या मीडियम मानोगे, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में करोगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20, द अनसर्टेनिटीज in the velocities of two particles A and B are 0.05 and 0.02 meter per second respectively. The mass of B is 5 times to the that of the A. What is the ratio of uncertainties in their position? देखो सीधी सी बात है, आप जानते हो डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई होता है, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या तो इसको ऐसे लिख लो, किसका पूछा है, डेल्टा x का, डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा v। ठीक, अब अगर आप यहाँ पे डेल्टा x ऑफ a डिवाइड बाई डेल्टा x ऑफ b करेंगे, ये बहुत आसान हो जाएगा, h अपॉन 4 पाई इंटू मास ऑफ a कितना है, मास ऑफ b इज 5 टाइम्स ऑफ a। इसका अगर m है तो इसका 5m मान लेना b का, तो a का क्या लिखोगे m, और डेल्टा v कितना दिया है a का 0.05 डिवाइड बाई h अपॉन 4 पाई इंटू उसका 5 टाइम है ना मास, इंटू में 0.02। ठीक, अब सोल्व करना, h से h कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, m से m कैंसिल, और ये देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो 1 अपॉन 2, देखो 1 अपॉन 1/1/2 बच गया, तो 2 ऊपर जाएगा 2/1, ये रेशियो आ जाएगा, आंसर इज 1, आंसर इज 1।
ये आपका इजी क्वेश्चन है जो पहले अटेम्प्ट में आप कर सकते हैं और नीट में आ सकता है। गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन। ये नीट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा क्वेश्चन था? 20th क्वेश्चन था। कर लेंगे अगर एग्जाम में आता है तो। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेव फंक्शन। वेव फंक्शन होता है आपका साई, है ना, वेव फंक्शन साई की बात कर रहा है। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेव फंक्शन दैट इज साई। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन एनर्जी स्टेट द वेव फंक्शन कोरस्पोंड टू दैट एनर्जी स्टेट व्हिच कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। ये सही बात है भाई, जो इस एनर्जी स्टेट में होता है ना इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में हमें कौन बताता है? वेव फंक्शन बताता है। साई को सोल्व करके ही आपके क्वांटम नंबर्स आते हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन के पोजीशन के बारे में बताते हैं। ठीक। नेक्स्ट, इट इज ए मैथमेटिकल फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम एंड डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग। एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल सही है। साई हमें क्या बताता है भाई? साई क्या है? एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक, जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है भाई? इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा, और इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। थर्ड, वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज विद वन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो, जब आप सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करते हो, वेव फंक्शन को सोल्व करते हो, तो इससे हमें किसके बारे में पता चलता है? आपके क्वांटम नंबर्स आते हैं, जिससे उनके हमें सेल्स, सब सेल्स और एटॉमिक ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वेव फंक्शन परटेनिंग टू वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर कॉल्ड वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। भाई ऐसे वेव फंक्शन जिनमें जो एक इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन किए जाते थे आर कॉल्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम या वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये भी सही है। इट इज डिनोटेड बाय साई स्क्वायर। नो, साई स्क्वायर डिफाइन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है? दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये साई स्क्वायर से नहीं, साई से शो किया जाता है। तो पहली चार स्टेटमेंट सही है और फिफ्थ रॉन्ग है। आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और ये मीडियम से टफ कैटेगरी में जाएगा क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से करना होता है। एग्जामिनर स्टेटमेंट में कुछ भी चेंज कर सकता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, नीट एग्जाम में एज इट इज आ सकता है। लिख लेंगे इंपोर्टेंट फॉर नीट 2026। ठीक है भाई, कर लेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, स्टेटमेंट 1, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज डिपेंड ओनली ऑन द क्वांटम नंबर n। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है उसकी एनर्जी ओनली n पे डिपेंड करती है। जैसे आपने बनाया होगा ना सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, ये 1s 2s और 2p की एनर्जी इक्वल होगी 3s 3p और 3d की एनर्जीज इक्वल होती है। ये बनाया ना हमने डायग्राम, एनसीईआरटी में भी है। ठीक, जबकि ये यहाँ पे ये मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बनाते हैं जिसमें एनर्जी n पे भी डिपेंड करती है और l पे भी डिपेंड करती है, ये 2p की हो गई। फिर इससे ऊपर 3s आएगा, 3s से ऊपर 3p आएगा, 3p से ऊपर 4s और 4s से भी ऊपर 3d की एनर्जी आती है। ये किया था ना आपने। तो इसकी एनर्जी n प्लस l पे डिपेंड करती है ना। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन n एंड l। सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। आंसर इज 4। आंसर इज 4। ये तो इजी क्वेश्चन था यार, कोई भी बच्चा जानता है इसको तो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, असर्शन रीजन। ये जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये असर्शन रीजन मैंने डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी की लाइन से पूछा है और ये क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक, इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2026। ठीक है भाई, कैसे करेंगे देखो। असर्शन लिखा है, आयरन रोड हीटेड इन ए फर्नेस फर्स्ट टर्न्स टू डल रेड, इंटेंस रेड, व्हाइट एंड देन बिकम्स ब्लू एज टेम्परेचर बिकम्स हाई। मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं पहले रेड होगा, रेड से आपका व्हाइट हो जाता है रोड और फिर आयरन रोड फाइनली क्या हो जाएगा? ब्लू। पहले लाइट रेड रहता है, फिर इंटेंस रेड, व्हाइट, देन हायर टेम्परेचर पे ब्लू हो जाता है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन गोज फ्रॉम ए हायर फ्रीक्वेंसी टू ए लोअर फ्रीक्वेंसी एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि जो रेडिएशन इमिट कर रहा है वही तो हमें नजर आ रही है। तो आप अगर देखें वीबग्योर की अगर हम बात करें, वीबग्योर में एज वी गो लेफ्ट टू राइट तो क्या होगा? लैम्डा
बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी घटेगी। यानी यहां पे क्या होगा, अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे फ्रीक्वेंसी घटेगी, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, रेड की, और ब्लू की फ्रीक्वेंसी रेड से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जबकि ये बोल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन गोज फ्रॉम ए हायर फ्रीक्वेंसी टू लोअर फ्रीक्वेंसी, यानी ये बोल रहा है रेड की ज्यादा होती है ब्लू की कम होती है, यानी इसने उल्टा बोल दिया, रेड की कम होती है ब्लू की ज्यादा होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, आंसर 3 आ जाएगा। और ये आपका इजी या मीडियम क्वेश्चन कहलाएगा, फर्स्ट या सेकंड टाइम का क्वेश्चन। कर लेंगे भैया ऐसे क्वेश्चन को, फिर रिपीट करूं, एनसीईआरटी की लाइन से पूछा गया क्वेश्चन है, नीट 2026 में एज इट इज आ सकता है। क्या है, पहला असर्शन, आयरन रोड हीटेड इन ए फर्नेस फर्स्ट टर्न्स टू डल रेड, इंटेंस रेड, व्हाइट एंड देन बिकम्स ब्लू एज द टेम्परेचर बिकम्स हाई। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है टेम्परेचर बढ़ने पे कलर रेड से व्हाइट और व्हाइट से ब्लू हो जाता है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन पढ़ो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन गोज फ्रॉम ए हायर फ्रीक्वेंसी टू लोअर फ्रीक्वेंसी एज द टेम्परेचर इंक्रीज। देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कलर आपका जो इमिट कर रहा है, जो रेडिएशन इमिट हो रही है, रेड से क्या हो रहा है, ब्लू हो रहा है। और हम वी विग्योर में जानते हैं एज वी गो लेफ्ट टू राइट लैम्डा बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी घटती है, यानी ब्लू की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, और रेड की फ्रीक्वेंसी कम होगी। जबकि क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन गोज फ्रॉम हायर टू लोअर एज टेम्परेचर इंक्रीज, यानी रेड की ज्यादा होगी और ब्लू की कम होगी, ऐसा ये बोल रहा है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई, आंसर 3 असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक, आ सकता है एज इट इज नीट एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी की ऐसी लाइन जो आप भूल सकते हैं, ये सारी मैं आपको केयर टेस्ट में प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी तो चैप्टर वाइज टेस्ट है, रिव्यू जब आपके मेजर टेस्ट होंगे उसमें तो इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 24, above principle does not give the correct arrangement of filling up of the atomic orbital। सब जानते हैं कॉपर और क्रोमियम में above principle फॉलो नहीं होता है, क्योंकि कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो 3d10 4s1, 4s की एनर्जी कम होती है, उससे पहले ही आपने क्या कर दिया, 3d फुल फिल कर दिया। वैसे ही क्रोमियम में 3d5 4s1, 4s की एनर्जी कम होती है, 4s फिलअप करने से पहले ही 3d में इलेक्ट्रॉन डाल दिए। तो यहाँ पे अबव प्रिंसिपल फेल हो जाता है, आंसर फॉर इजी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में कोई भी बच्चा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक। पहला, बोर्स थ्योरी कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस एंड एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट एसोसिएटेड विद दीज काइंड ऑफ आयंस एज, ठीक। ये एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है, ये इसने बिल्कुल सही लिख रखा है, ठीक। और इसने क्या लिखा है कि इनके लिए वैलिड है, तो इस पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गई, ठीक। एनर्जी में ना, जैसे इसने थोड़ा यहाँ पे देख नहीं रहा होगा आपको, En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल में आएगा, ठीक। ये आएगा, उधर की बजाय मैंने इधर लिख दिया, ठीक। ये टाइपिंग आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट, बी, इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम n initial is higher than n final and in case of emission spectrum n final is greater than n initial। नहीं, देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, n इनिशियल छोटा होगा और n फाइनल बड़ा होगा, तो इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएगा, ठीक। और जब ये हुआ एब्जॉर्प्शन, ठीक, और जब इमिशन होगा ना, इमिशन में हायर से लोअर आएगा, यानी n फाइनल, n इनिशियल ज्यादा होगा और n फाइनल कम होगा, ठीक। ये इमिशन स्पेक्ट्रम होगा, तो इसने उल्टा लिख रखा है और उल्टा लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक, तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट मैटर लाइक रेडिएशन शुड आल्सो एग्जिबिट ड्यूअल बिहेवियर। बिल्कुल सही, इन्होंने बोला कि जैसे वेव्स लाइट जो होती है वो ड्यूअल बिहेवियर शो करती है, वैसे भी मैटर भी ड्यूअल बिहेवियर शो करता है, यानी उसका पार्टिकल नेचर भी होता है और आपका वेव नेचर भी होता है। नेक्स्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रैजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो बोल रहा है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट, हाँ सही बात तो है, वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, आप डेफिनेट पाथ और ट्रैजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बता सकते हैं, ठीक। ये बात सही है, मैंने गलत लिख दिया था, ठीक। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ना, तो इनकरेक्ट कौन सी हुई, ओनली बी, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा, आंसर इज 4, ओनली बी इज इनकरेक्ट। और 4 स्टेटमेंट है, अगर आपको जल्दी पढ़ने में आता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इजी, और नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट में मीडियम में जाएगा, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अब इसमें क्या है, मैच द कॉलम करना है ना। यहाँ पे n और l दे रखा है, यहाँ पे सबसे l दे रखा है, देखो n इक्वल टू 1 l इक्वल टू 0, दिस इज 1s, n इक्वल टू 2 l इक्वल टू 0, ये दिस इज 2s, n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1 3p,
n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 3d और n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 3, ये 4f हो गया। n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 0, 4s हो गया। अब मैच करो, 1s मैच कर गया फिफ्थ के साथ, तो ये पहले ही ऑप्शन में है बस 1s फिफ्थ के साथ, फिर ये b मैच कर गया 2s सिक्स्थ के साथ, और c मैच करेगा किसके साथ, c मैच कर रहा है आपका 3p 3 के साथ, ठीक। d मैच कर रहा है आपका 3d 4 के साथ, और e मैच कर रहा है आपका 1 के साथ 4f, और f मैच कर रहा है 4s 2 के साथ। आंसर इज 1। वेरी इजी क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द नंबर ऑफ रेडियल नोड इन 5d ऑर्बिटल इज। देखो भाई, नीट 2025 के टाइम पे भी मैंने बोला था, जब मैं नीट 2025 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करा रहा था, मैंने बच्चों को बोला था इस बार नोड का क्वेश्चन पक्का आएगा, लेकिन एग्जामिनर ने नहीं पूछा। तो मुझे पूरी उम्मीद है नीट 2026 एग्जाम में आपका नोड वाला क्वेश्चन आ सकता है। नोड हो, है ना, नोड है आपके कौन सा, एंगुलर नोड या रेडियल नोड, उसके फॉर्मूले एनसीईआरटी में लिखे हैं। अगर आपसे एंगुलर नोड पूछा जाए किसके इक्वल होता है, एल के इक्वल, और रेडियल नोड किसके इक्वल आता है, n माइनस एल माइनस 1। टोटल नोड किसके इक्वल आता है, इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो n माइनस 1 आ जाएगा। तो ये इससे आपसे पूछा था, जैसे इसमें रेडियल नोड पूछा है 5d के लिए, तो 5d के लिए रेडियल नोड कितने बताओगे आप, n कितना 5, इसके लिए l कितना होता है 2, 5 माइनस 2 माइनस 1 कितना आ गया 2, आंसर इज 3। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं यही आए, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आराम से आप क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। आंसर इज 3, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक। 27 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज माइनस x, द वैल्यू ऑफ x इज। देखो कुछ नहीं करना है, एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक। आपसे कंपेयर करा रहा है आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के n इक्वल टू 1 की, और इसका एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 3 हो गया, तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट n इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन डिवाइड बाई एनर्जी फॉर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, इसका रेशियो ले लो कितना, माइनस 13.6, z कितना 1 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना, ये कितना है आपका माइनस 13.6, z कितना है इसका, z इसका होता है 2 का स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाई, और ये लिख दोगे आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही तो करेंगे ना, यही आएगा। z कितना, हीलियम का 2 होता है, और इसका n थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए बोल रहा है, तो 3 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई कितना बच गया 4, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 आ जाएगा, ठीक। तो इसने बोला x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप कैसे करोगे। अच्छा एक काम करना ना, सुनो मेरी बात सुनो, आप इसको ऐसे मत करो, आप ऐसा लिखने की बजाय ना आप इसका सीधा रेशो लिख लो। वैसे तो कट तो गया ही आपका ये देखो रेशो, अच्छा वैसे ऐसे भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये एनर्जी कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको माइनस 13.6 डिवाइड बाई एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल टू 9/4। अब इसको सोल्व कर दो, तो ये सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 9 पे कट जाएगा ये कुछ, 9 1 जा कितने बच गए 4 बच गया ना, तो 1.5, इसको मल्टीप्लाई करो, एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल टू कितना आया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 6.0, लगभग 6.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, ठीक। आंसर इज 2। ये आपका लगभग मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, इजी में भी काउंट कर सकते हो क्योंकि इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं है। एक ही गलती होने का चांस है, वो एक्साइटेड स्टेट, वो मैंने पहले ही हाईलाइट करके लिखवा दिया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, which of the three is responsible for the rule out the existence of definite path or trajectory of the electron। अरे भाई डेफिनेट पाथ या ट्रेजेक्टरी को कौन रिजेक्ट कर रहा है, बोर ने बोला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे हैं जिनकी एनर्जी भी फिक्स होती है, जबकि हाइजेनबर्ग ने बोला कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकते, यानी आप उनका एग्जैक्ट ट्रेजेक्टरी एग्जैक्ट पाथ नहीं बता सकते। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आंसर टू वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अच्छा मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सब सेल दे रखी है इन ए सेल, नंबर ऑफ सब सेल अगर बतानी ना कितनी होती है, ये होती है n, और अगर आपसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ ले nth सेल में n स्क्वायर, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछ ले 2n स्क्वायर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल बताना है, ठीक। ये होता है 2 into 2l plus 1, ये नीट में आ भी चुका है, इसको 4l plus 2 भी बोल देते हैं,
लिखा कहीं पे, ये हो गया फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल नोड्स, नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड, स्पेरिकल नोड का मतलब रेडियल नोड होता है, दिस इज n-l-1 होता है, ठीक। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन लाइमन सीरीज फॉर ए गैस फॉर n to 1 ट्रांजिशन। देखो जब आप है ना किसी पार्टिकुलर रीजन में आप लिखते हो, पार्टिकुलर रीजन में लिखते हो n2 - n1 इतनी लाइंस बनती है, तो n1 लाइमन के लिए कितना है 1, तो n-1 लाइंस आ जाएगी यहाँ पे, ठीक। आंसर कौन सा आ जाएगा, ए का तो n, ए का मैच कर गया 3 के साथ, बी का मैच कर गया आपका फर्स्ट के साथ, और सी का मैच कर गया आपका 2 के साथ, और डी का मैच कर गया आपका 4 के साथ। आंसर इज 2, आंसर इज 2। ये भी इजी क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम। ऐसे इजी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ दिए जाते हैं, 14-15 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे आपको, इतने आसान क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इफ ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर वेव्स हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। देखो आप जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h/p, दैट इज लैम्डा इक्वल टू h/mv। तो हमें पता है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, होगा कि नहीं होगा। तो अब इनमें से जिसका मास ज्यादा उसका लैम्डा कम, तो सबसे ज्यादा मास तो अल्फा पार्टिकल का होगा ना, तो लैम्डा सबसे कम किसका होगा भाई, लैम्डा अल्फा पार्टिकल का सबसे कम, उससे ज्यादा किसका हो जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन का, और न्यूट्रॉन से ज्यादा प्रोटॉन का, और प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है। तो सबसे कम पूछा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, आंसर इज 2। दिस इज गुड क्वेश्चन, ये आपके फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है, ये फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन कहलाएगा, आसान है, सब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछा गया फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विच वन इज एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर्स विच नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। जल्दबाजी में हम यही लिखते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन सा है। देखो Fe2+, Fe में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 26 में से 2 गए, कितने बच गए 24। फिर Mn2+ में Mn में होते हैं कितने 25 इलेक्ट्रॉन, 2 गए, कितना बच गया 23। ये आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर्स नहीं है, आंसर 1 आ जाएगा। O2- F- दोनों में 10-10 है, Na+ और Mg2+ में भी 10-10 है, Mn2+ में 23 है, Fe3+ में 26 में से 3 गए 23, ये भी है। तो यहां पे कौन सा नहीं है आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आंसर 1, वेरी इजी क्वेश्चन कहलाएगा, ठीक। 33, द नंबर ऑफ रेडिकल लिख रखा है यहाँ पे, रेडियल आएगा है ना, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल इज, कितना आएगा रेडियल नोड इज इक्वल टू। देखो मैं फिर अगेन रिपीट कर देता हूं, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बोला है, नीट 2026 में नोड का क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, ठीक। अगर क्वेश्चन आएगा तो एंगुलर नोड कितना होता है इक्वल टू l, रेडियल नोड कितना होता है n-l-1, और टोटल नोड कितना होता है बोलो n-1। इंपोर्टेंट फॉर नीट 2026, ऐसे क्वेश्चन हर साल जेईई मेंस में 1-2 जरूर पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो 3p में आपको क्या बताना है, रेडियल नोड कितना n3 है, ठीक, l1 है -1, तो 1 आ गया। आंसर इज फर्स्ट, वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन कहलाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34, ये है भाई अच्छा क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, देखो असर्शन रीजन का है, करें। देखो असर्शन रीजन सोल्व करना है, कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है भाई, जो आपका एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल फॉर हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ 2s फॉर लिथियम, ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ 2s फॉर सोडियम इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ 2s फॉर पोटेशियम। ये आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर की एनसीईआरटी में लिखा है, तो असर्शन बिल्कुल सही हो गया। और वहां पे नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि एज Z इंक्रीज फॉर सेम सबसेल, वहां पे ये भी लिखा है एज Z इंक्रीज एनर्जी डिक्रीज, तो Z जैसे जैसे बढ़ रहा है 2s सबसेल के लिए एनर्जी घट रही है। रीजन पढ़ो, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम सबसेल डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और ये एनसीईआरटी में इसका रीजन भी दिया है। असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन, तो कौन सा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा आपका, पहला आ जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक। ये गुड क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन फॉर नीट 2026। काफी टाइम से मैं बोल रहा हूं आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन आज तक एग्जामिनर ने नहीं पूछा है,
और मैं कई टाइप से इस क्वेश्चन को पूछ चुका हूँ। सर्सन रीजन मैंने पूछ लिया, स्टेटमेंट्स में पूछ लिया, आपसे डायरेक्ट एनर्जी के ऑर्डर पूछ लिए, और कई बार एनर्जी के ऑर्डर में मैंने आपसे मिस्टेक कराई, लेकिन एग्जामिनर ने अभी तक नहीं पूछा। आएगा तो कर लेंगे ना भाई, ठीक। ये आपका इजी क्वेश्चन कहलाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्लॉट फॉर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ साई स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r फॉर द न्यूक्लियस फ्रॉम द न्यूक्लियस फॉर 2s ऑर्बिटल। देखो अगर आप यहां पे साई स्क्वायर वर्सेस r का ग्राफ बनाएंगे, अगर ग्राफ ऐसा दे दिया जाए, ऐसा दे दिया जाए, दिस इज फॉर 1s, ठीक, और अगर ऐसा दे दिया जाए साई स्क्वायर वर्सेस r का ग्राफ, कैसे, ये पहले जाकर के मिला, 0 हुआ, फिर वापस मैक्सिमम तक गया, और फिर धीरे धीरे ऐसे कम होता हुआ दिखा दे। दिस इज फॉर 2s, क्योंकि 2s के लिए एक रेडियल नोड आता है। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट रेडियल नोड, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट रेडियल नोड। कौन सा आंसर आ रहा है, एक ही ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है, सेकंड, आंसर इज 2। और किसी में अगर 3 रेडियल नोड आ जाए, सॉरी 2 रेडियल नोड आ जाए, वो 3s का, जैसे ये वाला ग्राफ 3s का है। ये सारे ग्राफ मैंने आपको नोट्स में बना रखे हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इस ग्राफ से भी क्वेश्चन नीट में नहीं आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2026। आपको कृष्णा बैच में भी सिखाया है, ड्रीम बैच में भी सिखाया है, और केयर टेस्ट सीरीज में भी कराया है, मेजर टेस्ट में भी पूछूंगा। आंसर 2, ये इजी टू मीडियम क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक, इजी टू मॉडरेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। देखो n होता है आपका 1 2 3 4 है ना, और l होता है 0 to n-1, और m होता है -l2 + l, ठीक, -l2 + l, और s होता है -12 and +12, ठीक। देखो n = 3, तो उसके लिए l 0 1 2 हो सकता है, ये सही है। l अगर 2 है तो m -2 से +2 0 सही, ये भी सही है, s +12। अब n = 2 l = 2 हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि l 0 या 1 हो सकता है, n = 2 के लिए। n अगर 1 है तो l 0 होगा, तो m भी 0, s +12 सही है। n = 3 तो l 0 1 2 हो सकता है, और l 2 है तो m -2 से +2 हो सकता है, s +12। आंसर 2 कौन सा सेट सही नहीं है, सेकंड वाला इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज। भाई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है हम सब अच्छे से जानते हैं, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, √L × L + 1 × h/2π। अब यहाँ पे p सब सेल दिया गया है p इलेक्ट्रॉन के लिए, तो L = 1 आएगा, तो 1 × 1 + 1 √h/2π, तो √2/2 कितना हो जाएगा, अब 1/√2, दिस इज कॉल्ड h/√2π। आंसर कौन सा आ रहा है, आंसर कौन सा आ रहा है ऐसा, ठीक। देखो इसमें ना ये आंसर आएगा, इसने थोड़ा सा ना ये यहाँ पे ना ये पाई के ऊपर रूट नहीं आएगा, ये ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक। h/π, और या ये क्या है 1/√× h/π, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, पाई √√ नहीं आएगा, आंसर इज 1, आंसर इज 1। ये आपका इजी क्वेश्चन कहलाएगा, ठीक। 37th नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। भाई इसके साथ कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो n = 3, l = 1 और m = -1। पता क्या बोल रहा है, 3p सब सेल है, 3p सब सेल है, और उसमें से कोई एक ऑर्बिटल है, तो 3px 1 ऑर्बिटल हुआ ना, ये तो, अरे ये तो 1 ऑर्बिटल हुआ ना, m की एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है, थर्ड सेल p सब सेल और उसमें m की एक वैल्यू, दैट इज सिंगल ऑर्बिटल की बात कर रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, आंसर इज 2, आंसर इज 2। वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसे इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चे मिस्टेक भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, no 2 electron in an atom, no 2 electron in an atom will have all the 4 quantum number same। देखो किसी भी एटम में चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, या तो ऐसा बोल दो, या किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद अपोजिट स्पिन, दिस इज नोन एज पोलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पोली ने क्या एक्सक्लूड कर दिया, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव 4 सेम क्वांटम नंबर्स, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, स्टेटमेंट इज नोन एज पोलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आंसर 2 इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा भाई, ठीक। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग एक्सिस। देखो डी एक्स वाई की अगर आप बात करोगे, डी एक्स वाई, दिस इज एक्स एंड वाई, डी एक्स वाई हो गया, दिस इज वाई एंड जेड, ये डी एक्स वाई है तो ये डी वाई जेड है और ये डी एक्स जेड हो जाएगा। देखो ये तीनों ऑर्बिटल जो बनते हैं डी एक्स जेड, ये तीनों ऑर्बिटल जो बनते हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है दैट इज बिटवीन द एक्सिस, और बिटवीन द एक्सिस कितने पे आती है, ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, ठीक। इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एज वेल एज 45 डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस, जबकि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो होता है ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके लॉन्ग आएगी, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी एक्सिस के लॉन्ग, ये आपका डी जेड स्क्वायर है। डी जेड स्क्वायर में एक तो ये लॉन्ग द एक्सिस होता है, जेड एक्सिस है, और एक इसकी यहाँ पे एक रिंग बनती है उस एक्सिस के अराउंड ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, दिस इज डी जेड स्क्वायर। ये पूछ रहा है कौन से डी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस है, तो डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आंसर इज 3, आंसर इज 3, आंसर इज 3। ये भी इजी क्वेश्चन है डायरेक्ट आपका ऑर्बिटल के डायग्राम में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, 4d 5p एंड 6p ऑर्बिटल आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसमें एक एक्स्ट्रा 5f भी दे रखा है, यहाँ पे 5f भी रहेगा, ठीक, वो मिस हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, आज के पेपर में कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है उसके लिए माफी, ठीक। सबसे पहले एक तो 6p आपका, 5f है और 5p है एंड 4d है, इनकी एनर्जी देखो पहले n प्लस एल से देखते हैं, n प्लस एल से 6 प्लस 1 हो गया 7, 5 प्लस 3 8 और 5 प्लस 1 6 और इसका भी 4 प्लस 2 6, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, जिसका वैल्यू कितना है 8, तो 5f की एनर्जी सबसे ज्यादा हो गई, उससे कम 6p की। अब इन दोनों का n प्लस एल सेम है तो जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, 5p की ज्यादा 4d की सबसे कम। आंसर कौन सा आया, 5f 6p 5p 4d, ये आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, सेकंड वाला, आंसर इज सेकंड। ये भी इजी क्वेश्चन है, 41 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सेकंड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्या पूछा है, रेशियो ऑफ एरिया पूछा है, ध्यान देने वाली बात है। तो एरिया ऑफ सेकंड ऑर्बिट डिवाइड बाय एरिया ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट करेंगे, क्या लिखेंगे, 4 पाई सेकंड ऑर्बिट का रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाय फर्स्ट ऑर्बिट का 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, है ना। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R2 अपॉन R1 का स्क्वायर आ जाएगा। हम क्या जानते हैं, R इज इक्वल टू होता है 52.9 n स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर, यही लिखते हैं। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, क्या हो जाएगा n स्क्वायर, क्योंकि जेड क्या है दोनों के लिए सेम हो जाएगा, और या ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी लिख दो। तो R2 कितना है, सेकंड ऑर्बिट किसका, 2 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय जेड, मान लीजिए हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं 1, या ऐसे जेड भी लिख दो, हमें क्या पता किसके लिए कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट इसमें क्या करोगे, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1, सॉरी जेड, तो जेड से जेड कैंसिल, तो ये 2 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर, तो 4 बाई 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 बाई 1 आंसर आ जाएगा। आंसर इज थर्ड, आंसर इज थर्ड। ये था हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का इजी क्वेश्चन। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 43, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 43 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी की लाइन से बनाया गया है और नीट 2026 एग्जाम में एज इट इज आ सकता है, इसलिए आपको अच्छे से समझना है, ठीक। देखो भाई असर्शन रीजन है, एनसीईआरटी की लाइन से फ्रेम किया गया है, नीट 2026 में आने के चांस है, तो अच्छे से समझना। क्या बोल रहा है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स आर सेम, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, जैसे कार्बन 12 है, कार्बन 13 है या कार्बन 14 है, तो ये कार्बन के आइसोटोप्स है। अगर इनको ऑक्सीजन के साथ कंबसन करोगे ना तो सारे CO2 टाइप ही क्या करेंगे, CO2 टाइप ही आपका CO2 टाइप ही मॉलिक्यूल बनाएंगे। कंबसन के बाद CO2 जो बनेगा भाई कार्बन 12 का, 13 का, 14 का एक सिमिलर फॉर्मूला आएगा, तो इनकी केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। अदर कोई रिएक्शन देंगे वो भी सेम आएगी, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है।
फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट होती है? अगर मास डिफरेंट होगा तो उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वगैरह डिफरेंट होंगे। केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सेम होती है? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। जो आइसोटोप्स होते हैं, डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, उनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जिसके कारण उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। जबकि उनमें डिफरेंट मास होने के कारण उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो पहला तो सही है। नेक्स्ट, आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नहीं, ये रॉन्ग है। अगर आप यहाँ पे न्यूट्रॉन चेक करोगे ना, तो न्यूट्रॉन क्या होता है? ए माइनस जेड। इसका चेक करना कितना है? 12 में से 6 गया 6। इसका कितना आएगा न्यूट्रॉन? 7। और इसका आया 8। तो इनके न्यूट्रॉन सेम नहीं हो सकते। असर्शन करेक्ट, रीजन रॉन्ग। आंसर इज थर्ड। आंसर इज थर्ड। बोलो कोई डाउट है क्या? कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? ठीक, फिर रिपीट करूं? देखो, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। देखो भाई, ये असर्शन रीजन आपके एनसीईआरटी की लाइन से बनाया गया है, इसलिए नीट 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से समझ लो क्या है असर्शन में। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप आर सेम। बिल्कुल सही बात है। एक एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है? क्योंकि आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर डिफरेंट होते हैं। जिसके एटॉमिक नंबर सेम होंगे, जेड सेम होगा, तो जेड सेम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, जिसके कारण केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। बोलो कोई डाउट नहीं है। तो असर्शन क्या हो गया? ठीक हो गया। रीजन पढ़ो, आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नहीं, न्यूट्रॉन चेक करो, ये आपका कार्बन 12, 13 और 14 है। तो इनमें क्या है? एटॉमिक, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड करोगे, 12 माइनस 6 6 आया, 13 माइनस 6 7 आया, इसमें 14 माइनस 6 8 आया। तो न्यूट्रॉन के डिफरेंट होते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसका असर्शन का रीजन अगर सही देना है, क्या आना चाहिए? बिकॉज आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या अगर एटॉमिक नंबर सेम लिख दे तब भी वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन माना जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन सेम है, और इलेक्ट्रॉन सेम है इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। सभी कार्बन 12, 13, 14 तीनों में क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए वो क्या करेंगे? सेम केमिकल रिएक्शन शो करेंगे। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। आंसर 3, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन माना जाएगा। उसके लिए जो बच्चा बीवाइज क्लासेस की केयर टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करके जाएगा, सेम क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में भी ड्रीम बैच में कराया है, कृष्णा बैच में भी समझाया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा ना। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब होता है एनर्जी मिनिमम, और एनर्जी मिनिमम का मतलब होता है ये n इक्वल टू 2 में आएगा, तो ऊपर से आने की बजाय n इक्वल टू 3 में जो पहली लाइन है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है? लैम्डा बता दो आप। लैम्डा क्या होता है? 1 अपॉन लैम्डा होता है RH इंटू हाइड्रोजन Z का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन N1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। ये आ जाएगा कितना? RH इंटू कितना आ जाएगा? ये 1 अपॉन 4 और माइनस 1 अपॉन 9, 36 एलसीएम आ गया, तो ये 5/36। तो इसको लैम्डा को इधर ले आओ। लैम्डा इक्वल टू कैन बी रिटन एज 1/RH इंटू 36/5, और 36/5 1 अपॉन RH को मैंने आपको क्लास में सिखाया 912 एंगस्ट्रॉम लिख लिया करो, तो 36/5 इतने एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो ये काट दो, ये जाएगा 18 5 90 पे। ठीक, 18 5 90 पे गया, और ये किस पे जाएगा? फिर बच गया 1, ये 2 पे। सही लिख रहा हूं ना मैं? ठीक, अब आपका लैम्डा कितना आ जाएगा देख लो, 36 दूनी 72। अब 36 8 36 8 जा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे आप एक काम करो ना, 36 8 जा लिखना है तो आप 36 8 जा को ऐसे लिख लिया करो, 36 इंटू 10 माइनस 2, ये हो जाएगा 360 माइनस 72। अभी आपका आराम से आ जाएगा 288। ठीक, तो 36 2 जा कितना? 72, और 36 8 जाएगा 288, और 7 कितना आ गया? 295, बच गया 29। 36 1 जा 36, और 29 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 29 ऐड करो 36 में, ये हो गया आपका कितना? 45 और 20 65। ठीक, 655 एंगस्ट्रॉम विच कैन बी रिटन एज, ये तो आप 655 नैनोमीटर लिख सकते हो। आंसर कौन सा आ रहा है? 655 तो नहीं आ रहा, लेकिन उसके अप्रोक्स कौन सा आ रहा है बताओ? 660 नैनोमीटर आ रहा है। आंसर इज 2, और ये कहलाएगा आपका मीडियम लेवल का क्वेश्चन। सेकंड अटेम्प्ट में करना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। वैसे तो इजी क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन 45। द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन फॉलोइंग। देखो, ये दर का ल्यूटेशियम 71 और 175, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले प्रोटॉन लिखने ना। प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना आएगा? 71। न्यूट्रॉन कितना आएगा? 175 माइनस 71, बच गया 4, और ये 104 हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन 71। तो 71 104 71 आंसर फर्स्ट, आंसर इज फर्स्ट। और ये इजी क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। ठीक, तो ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन नंबर 45। एटॉमिक स्ट्रक्चर के टेस्ट के क्वेश्चन थे। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो मैंने आपको अच्छे से समझाया है। असर्शन रीजन को रिपीट कर करके समझाया है, एक एक चीज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्या मिस्टेक करवा सकता है वो मैं आपको गाइड कर रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, आप इन टेस्ट के सॉल्यूशन को एंजॉय कर रहे होंगे। आपको टेस्ट के सॉल्यूशन में कितना एंजॉय आता है, प्लीज आप इसका रिव्यू जरूर दें और दूसरे फ्रेंड्स को भी बोलें कि केयर टेस्ट सीरीज को अच्छे से फॉलो करें। आप बीवाइज क्लासेस का ड्रीम बैच अच्छे से फॉलो करो, अच्छे से केयर टेस्ट प्रैक्टिस करके जाओ। मैं आपके 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कराऊंगा। देखो अभी भी एनफ टाइम है आपके पास। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि मैं अब ड्रीम बैच ज्वाइन करके क्या करूंगा, ऑलरेडी लेट हो चुका हूं। देखो अभी आपके पास बहुत टाइम बचा है। अगर आज से भी आप ड्रीम बैच फॉलो करना शुरू करेंगे, अच्छे से केयर टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं आपके केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करा सकता हूं। तो क्या करना है, आज ही बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे, कोर्सेज में जाएंगे, ड्रीम बैच पे क्लिक करेंगे और पेमेंट करने से पहले नीट 26 प्रोमो कोड अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट पाएंगे। कोई प्रॉब्लम आती है 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। जो बच्चे ड्रीम बैच फॉलो करेंगे उनको केयर टेस्ट सीरीज, बीट टेस्ट सीरीज, कृष्णा बैच, रैंक बूस्टर कोर्स ये सारे फ्री में मिल जाएंगे। ठीक, तो जल्दी से जल्दी आज ही ज्वाइन कर लो और अच्छे से फॉलो करो। हमारा मिशन है 180 आउट ऑफ 180 करना। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।